नमस्कार। 22 के महासमर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राहुल राजपूत। 22 के महासमर में बात जातियों से यूपी की सियासी गोलबंदी की, साथ ही कांग्रेस के आखिरी किले में सीएम के विपक्ष पर हमले की। नमस्कार, मैं हूं शुभम त्रिपाठी। 22 के महासमर में बात करेंगे कानपुर को मिलने वाली मेट्रो सौगात की। कांग्रेस के गढ़ में सीएम योगी के दौरे की बात सबसे पहले। तो कांग्रेस के गढ़ रामपुरकास पहुंचे सीएम योगी ने 554 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 348 परियोजनाओं की सौगात दी। सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने 2017 से पहले कांवड़ यात्रा, मथुरा में जन्मोत्सव रोके जाने को लेकर विपक्ष को घेरा। साथ ही सीएम योगी ने नोटबंदी को लेकर विपक्ष के विरोध पर भी पलटवार किया। कहा कि गरीबों का पैसा लूटकर दलालों को दे दिया जाता था, आज वही पैसा दीवारों से निकल रहा है। तो राम मंदिर को लेकर भी सीएम ने निशाना साधा और भ्रष्टाचार को लेकर भी उन्होंने विपक्ष को घेरा। उन्होंने सीधे तौर पर अखिलेश यादव पर तंज कसा और इत्र को उन्होंने बताया समाजवादी बदबू है ये, जो कि उस दौरान फैल रही थी जब समाजवादी पार्टी का शासन उत्तर प्रदेश में था। बैंक की राजनीति करते थे और वोट बैंक की राजनीति भी किस कदर करते थे कि अगर उन्हें लगता था कि हिंदुओं पर गोली चलाने से उनका वोट बैंक बढ़ेगा तो उन्होंने अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलाने में भी कोई संकोच नहीं किया। लेकिन हमने कहा कि नहीं, हमारे लिए वोट बैंक नहीं, देश की आस्था महत्वपूर्ण है। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनेगा। आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण कार्य को प्रधानमंत्री मोदी जी ने आगे बढ़ा दिया। तो जहां सीएम योगी यूपी में विपक्ष को घेर रहे थे, तो दिल्ली में बैठे रणनीतिकार 22 के लिए जातियों की गोलाबंदी में लगे हुए थे। यूपी के ब्राह्मणों को साधने के लिए बीजेपी ने एक कमेटी का गठन किया, तो वहीं समाजवादी पार्टी भी जातियों के जोड़ तोड़ में लगी है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सभी राजनीतिक दल ब्राह्मणों को साधने में जुट गए हैं। दरअसल 2007 में बीजेपी के पास 40% ब्राह्मण वोट आए थे, तो 2012 में बीजेपी के पास लगभग 38% ब्राह्मण वोट आए थे। लेकिन जब 2017 में सरकार बनी तो लगभग 80% ब्राह्मण वोट बीजेपी के पास आए थे। ऐसे में बीजेपी 2022 में अपना ये प्रदर्शन दोहराना चाहती है। 22 के महासमर को साधने में जहां विकास और धर्म के सहारे चुनावी बिसात बिछाई जा रही थी, तो अब बात जातियों की होने लगी है। सियासी संग्राम में ब्राह्मण एक बार फिर चुनावी चेहरा बन गए। दिल्ली में ब्राह्मणों को साधने के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर यूपी नेताओं की बैठक हुई। एक कमेटी भी बनाई गई है। ये कमेटी ब्राह्मणों के प्रतिनिधित्व, संगठन और सरकार में ब्राह्मणों के साथ समन्वय की बात, इसके अलावा किस तरीके से ब्राह्मणों की नाराजगी उत्तर प्रदेश में दूर की जाए, जिस तरीके से विपक्ष तमाम तरह का उत्तर प्रदेश सरकार पर आरोप लगाता रहा है, उसको लेकर अपना काम को करेगी। कमेटी की कमान सांसद शिव प्रताप शुक्ल को दी गई है। ब्राह्मणों को साधने के लिए ये कमेटी सरकारी योजनाओं से लेकर प्रतिनिधित्व तक हर स्तर पर काम करेगी। इस तरह हम चुनाव की दृष्टि से हम आगे बढ़ सकते हैं। पार्टी की नीतियों को, मोदी जी की नीतियों को, विकास के रास्ते को और हमारे मुख्यमंत्री योगी जी के सुशासन के मार्ग को, जिस तरह से उन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया है, जिस तरह से कानून व्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तन हुआ है, गुंडे बदमाश का राज खत्म हुआ है, इस विषय पर चर्चा हुई। सपा के ही कार्यकाल में अखिलेश जी इस बात पर विचार करें कि कन्नौज में नीरज मिश्रा के गर्दन काट लिए गए थे। भारतीय जनता पार्टी ये सब वो नहीं करती है, गुंडागर्दी वो लोग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबको जोड़ने का काम करती है, उसमें ब्राह्मण समाज भी। इससे पहले भी 22 के महासमर में ब्राह्मणों को साधने के लिए कई कोशिश हो चुकी है। हर पार्टी अपनी अपनी तरफ से ब्राह्मणों को रिझाने में लगी है। समाजवादी पार्टी भी इस कोशिश में पीछे नहीं है। एसपी ने लखनऊ के मोहनलालगंज में
भगवान परशुराम का मंदिर बनवाया, जहां अखिलेश 2 जनवरी को दर्शन भी करेंगे। विधानसभा चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आती जा रही हैं, सियासी संग्राम भी बेहद दिलचस्प होता जा रहा है और ऐसे में जातियों का गुणागणित भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। समाजवादी पार्टी ने एक तरफ जहां कायस्थ सम्मेलन किया, वहीं अपने पार्टी के बड़े ब्राह्मण चेहरों को जिम्मेदारी दी है ब्राह्मण वोट बैंक को समाजवादी पार्टी के पाले में लाने के लिए। इसलिए समाजवादी पार्टी प्रदेश के अलग अलग जिलों में ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है। दूसरी पार्टियां भी ब्राह्मणों को रिझाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रख रही हैं। हर पार्टी की नजर सवर्ण वोट बैंक पर है। इसके पीछे बड़ी वजह है। यूपी में सवर्ण वोटर करीब 23% हैं, जिसमें ब्राह्मण 11%, राजपूत 8%, कायस्थ 2% हैं। सवर्ण वोट बैंक पर किसी का कब्जा नहीं रहा। ये जातियां सियासत में अपनी दावेदारी खुद तय करती रही हैं। ऐसे में 22 के महासमर का बड़ा सवाल यही है, लखनऊ की गद्दी के लिए ब्राह्मणों और सवर्णों का रुझान किस तरफ होगा, किस पार्टी को दावेदारी मिलेगी। तो इसी तरह से जो दूसरी जातियां हैं, चाहे वो मौर्य, साक, सैनी, कुशवाहा, निषाद या राजभर हों या यादव हों, तमाम जातियों के वोट बैंक को रिझाने में तमाम दल लगे हुए हैं। उन्हें पता है कि एक तरफ जहां तमाम बड़े इश्यूज हैं, वहीं दूसरी तरफ ग्राउंड लेवल पर जो पार्टी जातियों के समीकरण को साधेगी वही 2022 में सत्ता के इस शिखर पर कब्जा कर पाएगी और 5 साल सरकार चला पाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ अनिल यादव, न्यूज स्टेट लखनऊ। एक तरफ जहां ब्राह्मणों पर दांव आजमाइश हो रही है, वहीं कायस्थ बिरादरी के जरिए भी सियासी समीकरणों को बिगाड़ने की रणनीति पर काम चल रहा है। समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों के साथ कायस्थ समुदाय को साधने के लिए कायस्थ कुंभ का आयोजन कर रही है। एक तरफ ब्राह्मणों पर नजर है तो दूसरी तरफ कायस्थों को साधने के लिए समाजवादी पार्टी जोर आजमाइश में लगी है और ऐसे में समाजवादी पार्टी की ओर से कायस्थ महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। शुरुआत गोरखपुर से हुई। आज कायस्थ लामबंद है, वो साइकिल के विकास को देखता है और आदरणीय यशस्वी हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी हैं, उनकी ओर टकटकी बांधे हुए है। गोरखपुर सदर सीट पर कायस्थ बिरादरी निर्णायक भूमिका में रही है। सदर सीट पर कुल 4,41,000 से ज्यादा वोटर हैं और सीट पर 35% वोटर कायस्थ बिरादरी से हैं। आसपास के जिलों में भी कायस्थ वोटर्स की भूमिका अहम मानी जाती रही है। पूरे यूपी में कायस्थ बिरादरी की 2% आबादी है। माना जाता है कायस्थ बीजेपी के साथ रहा है, तो अब समाजवादी पार्टी सत्ता में उनकी भागीदारी की बात कर रही है। आज स्वतंत्र भारत की कैबिनेट में कोई भी मंत्री जो है कायस्थ नहीं है और 80% इनने वोट लिया है। अब ये कायस्थ जान गया है, अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। अब इसका बदला 2022 में माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना के देगा। जहां समाजवादी पार्टी कायस्थ समुदाय को साधने की कोशिशों में लगी है, वहीं बीजेपी का दावा है कोशिश बेकार जाएगी। कायस्थ बीजेपी के साथ थे, बीजेपी के साथ ही रहेंगे। कायस्थ समाज हमेशा से राष्ट्रवादी रहा है और भारतीय जनता पार्टी जिस विचारधारा को लेकर के चलती है वो विचारधारा भी राष्ट्रवादी है। इसलिए हमेशा हम ऐसे जगह पे रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ ही कायस्थ समाज हमेशा से रहता है, क्योंकि उसको लगता है कि देश हित में काम भारतीय जनता पार्टी करती है। क्योंकि हमारा जो समाज है इंटेलेक्चुअल है, पढ़ा लिखा है, उसके एक अपने विचार हैं, उसका एक अपना सोचने का नज़रिया है, इसलिए वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेगा। दोनों पार्टियों का अपना दावा है। जातियों का गणित 22 के महासमर में अहम कार्ड साबित होने जा रहा है। हर कोई सत्ता के गोल को जातियों की गोलबंदी से साधने में जुटा है। कायस्थ बिरादरी को अपने साथ जोड़ने के लिए समाजवादी पार्टी ने सियासत शुरू कर दी है। बीजेपी के इस बड़े वोट बैंक में सेंधमारी के लिए इस समय समाजवादी पार्टी कायस्थ महाकुंभ सम्मेलन का आयोजन कर रही है और अपनी सरकार आने पर कायस्थों को उनका हक दिलाने की भी बात की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रतिनिधि के साथ दीपक श्रीवास्तव, न्यूज स्टेट गोरखपुर। ब्राह्मणों और सवर्णों को लेकर यूपी की राजनीति हमेशा ही सक्रिय रही है। बीजेपी को सवर्णों की पार्टी का तमगा भी सियासत में मिलता रहा है और यूपी में 2 दर्जन से ज्यादा जिलों में ब्राह्मणों की अहम भूमिका है। करीब 10 जिलों में राजपूत वोटर्स का वर्चस्व रहा है। तो यूपी की सियासत में ब्राह्मण हमेशा ही केंद्र में रहे हैं। राज्य में
5 सीएम चेहरे ब्राह्मण समुदाय से ही आते हैं। और 90 के दशक के बाद ब्राह्मण कांग्रेस से दूर होते गए। और रुकते हैं कुछ पलों के लिए, जारी है 22 का महासमर। यूपी चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी 28 दिसंबर को कानपुर को मेट्रो की सौगात देने जा रहे हैं और साथ ही पीएम मोदी 12,600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। पीएम का कानपुर दौरा काफी अहम माना जा रहा है, जहां वो करीब 5 घंटे रहेंगे और पीएम मोदी कानपुर के निराला नगर मैदान में भी रैली को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही वो मेट्रो में बच्चों के साथ सफर कर उनसे अपने अनुभवों को साझा करेंगे। तो पीएम मोदी 11 करोड़ रुपए से ज्यादा की कानपुर मेट्रो परियोजना का उद्घाटन करेंगे, जहां वो मेट्रो में आईटी मेट्रो स्टेशन से गीतानगर स्टेशन तक का सफर भी करेंगे। निराला नगर मैदान से मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे। पिछले 2 साल से मेट्रो रेल परियोजना पर काम चल रहा है। मेट्रो का प्राइमरी कॉरिडोर तैयार है और पूरा हो गया है। कानपुर में मेट्रो के आईआईटी से मोती झील तक नया स्टेशन है और कानपुर मेट्रो के प्रोजेक्ट में आईआईटी से नवस्ता तक का रूट कॉरिडोर 1 बनाया जाएगा, जबकि कॉरिडोर 2 में सीएसए से बर्रा 8वीं तक का रूट होगा। तो रूट 1 आईआईटी कानपुर से नौबस्ता तक का है। इसकी कुल लंबाई 23.8 किलोमीटर की है और एलिवेटेड लंबाई 15.2 किलोमीटर की है। अंडरग्राउंड लंबाई 8.6 किलोमीटर। कुल स्टेशन 22, एलिवेटेड स्टेशन 14, अंडरग्राउंड स्टेशन 8। तो मेट्रो परियोजना की सौगात कानपुर को मिलने जा रही है और प्रधानमंत्री मोदी खुद इसका लोकार्पण करेंगे। आईआईटी के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगे प्रधानमंत्री। रूट 2 की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से बर्रा 8 तक ये जाएगा और कुल लंबाई 8.60 किलोमीटर तक रहेगी। एलिवेटेड लंबाई 4.19 किलोमीटर रहेगी और अंडरग्राउंड लंबाई की अगर हम बात करें तो 4.41 किलोमीटर तक की अंडरग्राउंड लंबाई। कुल स्टेशन 8 इस रूट पर रहेंगे। एलिवेटेड स्टेशन की अगर हम बात करें तो 4 स्टेशन रहेंगे, अंडरग्राउंड स्टेशन 4 रहेंगे। तो ये रूट 2 के बारे में कुल जानकारी। एक तरफ विकास की राजनीति है तो दूसरी ओर वार पलटवार भी जारी है और जौनपुर में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने ओम प्रकाश राजभर पर निशाना साधा। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने ओपी राजभर को असलम बताते हुए पीएम मोदी की तारीफ की। आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, वंदना करना चाहता हूं और राजभर समाज के लोगों, हमारी बहन बेटियों, हमारी मां बहनों, आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज 75 वर्ष के आजाद हिंदुस्तान में हमारे राजा, हमारे भगवान का नाम भी नहीं लेना चाहते थे लोग। आज समाजवादी पार्टी से गठबंधन कैले हुआ सुनो, हम कहली तनी अखिलेश यादव के ले जाए के अब बहराइच में महाराजा सुहेलदेव के एक माला पहनवा था जानी। बढ़ते आगे और दिल्ली में चुनाव आयोग और स्वास्थ्य विभाग की आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक हुई है। बैठक में अभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को टालने को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया। कल से चुनाव आयोग यूपी का दौरा करेगा, उसके बाद गोवा और मणिपुर दौरा भी प्रस्तावित है। बैठक में चुनाव आयोग ने स्वास्थ्य सचिव से चुनावी राज्यों की कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट सहित वैक्सीनेशन की पूरी जानकारी ली है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में कहा गया है कि चुनावी राज्यों में 70% लोगों को कोरोना का पहला टीका लग चुका है। तो यूपी में 83%, पंजाब में 77% और लोगों को कोरोना की पहली डोज लग चुकी है, जबकि गोवा और उत्तराखंड में 100% कोरोना की पहली डोज लगाई जा चुकी है। मणिपुर में 70% लोगों को कोरोना का पहला टीका लग चुका है और बैठक में कहा गया कि 5 राज्यों में चुनावी रैली पर किसी तरह का फैसला चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद ही लिया जाएगा। तो चुनाव पर इलेक्शन कमीशन का फैसला आपको बता दें, 28 दिसंबर को यूपी के दौरे पर इलेक्शन कमीशन की टीम रहेगी और इलेक्शन कमीशन की टीम का यह 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश का दौरा है। चुनाव कराने को लेकर
इस दौरान समीक्षा करेगी ये टीम और स्वास्थ्य विभाग के साथ इलेक्शन कमीशन की मंत्रणा हुई है। दरअसल इससे पहले जिस तरीके से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक निवेदन किया था चुनाव आयोग से और सरकार से कि ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट को देखते हुए अगर संभव हो तो चुनाव टाला जा सके, हालांकि इसी की समीक्षा अब लगातार की जा रही है। इससे पहले पीएम मोदी भी देश को संबोधित करते हैं और कहते हैं कि डरने की जरूरत नहीं, बूस्टर डोज लग रहा है और वहीं बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन जो कि 2022 यानी कि जनवरी से पहले हफ्ते से शुरू हो जाएगी। देश में ओमिक्रॉन का तनाव, क्या टलेंगे विधानसभा चुनाव? कोरोना रोक देगा रण? देश में लगातार बढ़ते ओमिक्रॉन के मामले, सामने कोरोना की तीसरी लहर का खतरा, बाजारों में बेपरवाह भीड़ और रैलियों में दिख रही लापरवाही की इन तस्वीरों ने सिर्फ सरकार और प्रशासन की ही मुश्किल नहीं बढ़ाई, हाईकोर्ट तक को सोचने पर मजबूर कर दिया है। और यही वजह है कि यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आने वाले खतरे को लेकर चिंता जताई और चुनाव आयोग के साथ पीएम मोदी से भी आग्रह किया कि चुनावी रैलियों और जनसभाओं पर रोक लगाने के लिए कोई ठोस कदम उठाया जाए। ऐसे में चुनाव आयोग के सामने चुनौती है। दरअसल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसे लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपने पूरे दमखम के साथ सियासी मैदान में उतर चुकी हैं। रोज रैलियां हो रही हैं। चुनावी जनसभाओं में हजारों की तादाद में भीड़ जुटाई जा रही है। कोरोना नियमों का भी जमकर उल्लंघन किया जा रहा है, जिससे कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के फैलने का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में चुनाव आयोग अब एक्शन मोड में है, क्योंकि इसी साल जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव हुए थे, रैलियों में भारी भीड़ उमड़ी थी। 8 चरणों में होने वाले चुनाव का छठा चरण आते आते बंगाल में कोरोना विस्फोट होने लगा। हालांकि बाद में आयोग ने प्रचार अभियान को सीमित भी किया, रैलियों पर प्रतिबंध लगाया, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग को कई मौकों पर आलोचना झेलनी पड़ी। और यही वजह है कि इस बार चुनाव आयोग पहले से सतर्क है। टीम न्यूज़ स्टेट। तो 22 का महासमर में फिलहाल इतना ही। आप लगातार बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।